नमस्कार, आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आइए आज हम पढ़ेंगे ईबीएस का महत्वपूर्ण प्रश्न हार्ड लेवल का। जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन हार्ड लेवल के ही आते हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1 पर तुरंत। प्रश्न नंबर 1 है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो को शामिल किया गया है जिसका उद्देश्य है। तो ऑप्शन नंबर 1 है, घर में शिक्षार्थियों का व्यस्त रखना। बी है, प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना। सी है, परीक्षा में निष्पादन को सुधारना। और डी है, वैज्ञानिक शब्दावली की परिभाषाएं सीखना। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो। एक खंड है करके देखो, ठीक ना, एक करके देखो, यही इसका उद्देश्य क्या है पूछ रहा है। तो देखिए इसका मेन उद्देश्य होगा अपने आप करके करना, ठीक ना, प्रत्यक्ष रूप से करके अनुभव करना। करके देखो मतलब अपने आप करिए तब देखिए उसका अनुभव करेंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। 2 है, पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दंत कार्य का मुख्य लक्षण होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 है, अधिगम विचार के अवसर उपलब्ध कराना। बी है, प्रभावी अधिगम के लिए पाठ की दोहराई। सी है, समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना। और डी है, शिक्षार्थियों को अनुशासन में बनाए रखना। तो देखिए इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, कह रहा है कि एक अच्छे दत्त कार्य, जो कार्य दिया गया है उसका मुख्य लक्षण क्या होना चाहिए। एक अच्छा कार्य जो दिया गया है उसका मुख्य लक्षण क्या होना चाहिए। तो अधिगम विचार के अवसर उपलब्ध कराना, ये बात एकदम बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 3। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर देखिए, ये कह रहा है शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में अभिभावकों को संतुष्ट करना। बी कह रहा है शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना। और सी कह रहा है नित्य शिक्षण कार्यक्रम की एक रसता को बदलना। और डी कह रहा है शिक्षार्थियों को सक्रिय अनुभव या अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। तो देखिए इसका एक सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन कर रहा है चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। जब बच्चे को क्या है, शिक्षक जब ले जाते हैं चिड़ियाघर का भ्रमण कराते हैं तो उसका उद्देश्य क्या है। तो देखिए उसका मेन उद्देश्य जो होता है, जब शिक्षार्थी घूमेंगे, बच्चे घूमेंगे, तो उसका उद्देश्य यही होगा कि क्या अनुभव कर रहे हैं, ठीक ना, किस जानवर के प्रति, किस पक्षी के प्रति कौन सा व्यवहार, कैसा अनुभव उनके हो रहा है। अनुभव कराने की बात है, कौन सा कलर के है, कौन सा जानवर के कितने हाथ है, कितने पैर है, पूँछ है, मूछे की कैसी है, कौन सा कलर के है, ये बात। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 4। सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। तो आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर 1, इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने योग्य बनाना चाहिए। बी कह रहा है इसे शिक्षार्थियों को विद्यमान विचारों और अभ्यासों पर प्रश्न करने के योग्य बनाना चाहिए। सी कह रहा है इसे बच्चों को समाज के लिए एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में बढ़ने के योग्य बनाना चाहिए। और डी कह रहा है इसे बच्चों को सांस्कृतिक अभ्यासों में विविधता का सम्मान करने योग्य बनाना चाहिए। तो देखिए इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, कह रहा है कि कौन पर्यावरण अध्ययन में इस चारों ऑप्शन में कौन सा इसका उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य देखिए यहाँ याद करने की बात आ गई, ठीक ना, तो यही नहीं हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 5। कविता पर्यावरण की कक्षा में गरीबी,
निरक्षरता और वर्ग असमानता जैसे सामाजिक मुद्दों पर बल देना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अनुभव इस उद्देश्य की प्राप्ति में अधिक प्रभावी होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 है शिक्षार्थियों को संबंधित मुद्दों पर स्लोगन लिखने के लिए कहना। बी कह रहा है संबंधित मुद्दों पर विशेष व्याख्यानों का आयोजन। सी कह रहा है शिक्षार्थियों का संबंधित सामाजिक मुद्दों पर चार्ट तैयार करने के लिए कहना। और डी कह रहा है शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्र करने और उनका विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना लेने के लिए कहना। तो ये बात बिल्कुल सही लग रही है, क्योंकि विश्लेषण करना है, सभी जानकारी को एकत्र करके विश्लेषण करिए और सामूहिक रूप से क्या करें, इस परियोजना को कहेंगे। ठीक ना? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन को शामिल नहीं करता। ऑप्शन नंबर 1 है शिक्षार्थियों को ग्रेडिंग और रैंकिंग। ये बात तो बिल्कुल नहीं शामिल करता है, करा है नहीं करता है, बात तो बिल्कुल है, बात है कि ग्रेडिंग और रैंकिंग की बात नहीं करना है। बी है शिक्षार्थियों को अधिगम रिक्तियों की पहचान। ये बात तो ठीक है। शिक्षण की कमियों को पहचानना, ये भी बात ठीक है। शिक्षार्थियों के सीखने को बढ़ावा देना है, बढ़ाने में, ये भी सही है। लेकिन क्वेश्चन कर रहा है शामिल नहीं करता। ये तो तीनों शामिल करते हैं। क्वेश्चन नकारात्मक है तो आंसर भी नकारात्मक होगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 नीचे लोगों के क्रियाकलाप दिए हैं। देखिए, ये कह रहा है खानों का उत्खनन, खुदाई। बी में है बांधों का निर्माण। सी में बाजार में बेचने के लिए पत्तियां एवं जड़ी बूटी इकट्ठी करना। और सी कह रहा है बांस से टोकरी बुनना। और डी कह रहा है गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाना। इसमें से वह क्रियाकलाप कौन से है जो जंगल के गायब होने के लिए जिम्मेदार है? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है, कह रहा है कि इसमें 5 ABCDE में से कौन ऐसा है युगल है कि जो जंगल को गायब होने के लिए जिम्मेदार है? बांधों का निर्माण, ये बात तो बिल्कुल सही बात है। ठीक, बांधों का निर्माण तो बिल्कुल सही है, ये तो एकदम जिम्मेदार है। तो हम भी जो आ रहा है पहले उसको मान ले रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है। खानों का उत्खनन, खुदाई भी करेंगे तो पेड़ पौधों को काटेंगे, तो ये भी बात सही है। ठीक, और बाजार में बेचने के लिए जड़ी बूटियाँ, इससे नहीं होगा, तो पत्तियों को तोड़कर बनाया जाता है ना, तो उससे पेड़ पौधे नहीं खराब होंगे, जंगल नहीं खराब होगा। बांस की टोकरी को बुनना, बांस ये तो घास होती है, उससे भी नहीं होगा जंगल खराब, पत्तल गिरने से भी नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए और बी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं, कांसे के बारे में सही कथन चुनिए। ऑप्शन नंबर 1 है कांसा लोहे, चांदी तथा स्वर्ण की भांति एक तत्व है। बी कह रहा है कांसे को तांबा तथा टीन से पिघलाकर तैयार किया जाता है। सी कह रहा है कांसा अत्यंत मजबूत होता है और इसमें तोप तथा मूर्ति बूत बनाई जाती है। और डी कह रहा है कांसे के बर्तन एल्युमिनियम के बर्तन की तुलना में हल्के और अधिक मजबूत होते हैं। तो देखिए इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा, देखिए जो कांसा होता है ना, तांबा और टीन को पिघला करके तैयार किया जाता है। तो इसमें कहाँ है कांसा लोहे और चांदी की, तो ये बात तो लोहे चांदी से बनेगा नहीं, गलत बात, ये तो होगा नहीं। ये ऑप्शन देखेंगे यहाँ है, ये भी कट गया और ये भी कट गया, बचा 2 ठो। फिर कह रहा है कांसे को, ये बात तो बिल्कुल सही है ना, हाँ ये तो सही है, इसे पिघला कर ही बनाया जाता है। अभी हम बताया कांसे और तांबे टीन को पिघला करके तैयार किया जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। और कांसा अत्यंत मजबूत होता है और इसे से तोप तथा मूर्ति बनाई जाती है, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो बी और सी सही है, तो बी सी यहीं पर मिल गया, तो डी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 2 ही ऑप्शन का ही है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है गांधीधाम गुजरात का रहने वाला कोई व्यक्ति
अपने भोपाल मध्य प्रदेश और फिर हैदराबाद आंध्र प्रदेश जाना चाहता है, उनके सफ़र यात्रा की दिशाएं क्या होगी। कह रहा है कि पहले कहाँ से जा रहा है, गांधी धाम मतलब गुजरात से कोई व्यक्ति पहले कहाँ जा रहा है, भोपाल। जब भोपाल जाएगा तो किस दिशा में जाएगा, गुजरात से तो पूरब दिशा में जाएगा। वो किधर जाएगा, पहले पूरब दिशा में जाएगा। मान लीजिए गुजरात भारत के नक्शे में ऐसे है, यहाँ गुजरात है तो पहले इधर जाएगा, ठीक, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जाने के बाद फिर कह रहा है कि वो कहाँ जा रहा है, आंध्र प्रदेश। जब आंध्र प्रदेश जाएगा तो किधर जाएगा बताइए, नीचे की तरफ आएगा ना, नीचे की तरफ। तो पहले ये किधर गया, ये पूरब और ये फिर दक्षिण। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पहले पूरब दिशा में फिर दक्षिण दिशा में। अगला देखेंगे, किसी शहर के मानचित्र पर यह लिखा था स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। यदि मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है तो उन दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी क्या होगी। तो बताइए, कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर, तो 110 और 15 है तो 15 से गुणा कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 11 25 55, 11 25 55 हो जाएगा, और 55 और 10 65। तो ये हो गया हासिल, 5 बचा। 11 और 5 16 और एक जीरो बढ़ा देंगे तो ये 1650 मीटर हो गया। तो मीटर में ऑप्शन दिया हुआ है, दिया है 1100 मीटर, तो ये तो होगा नहीं, ये तो है नहीं, ये भी नहीं है, और 1.65 किलोमीटर में है, ठीक ना। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो 100 से हम भाग दे देंगे तो 1 किलोमीटर में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 100 से भाग देंगे 1000 से, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है ना, तो 1000 से भाग देंगे तो 1.65। तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट सही है। अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 11, माउंट एवरेस्ट एक भाग है म्यांमार का, भारत का, तिब्बत का, नेपाल का। तो देखिए जो माउंट एवरेस्ट है यह नेपाल में है, तो इसका मतलब नेपाल का भाग होगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया, डी सॉरी। अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 12 है, नीचे दिए गए कर्तव्य या उत्तरदायित्व का अध्ययन कीजिए। आइए अध्ययन करते हैं। ऑप्शन ए दिया है अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना। बी कह रहा है पूरे ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे पीछे चले। सी कह रहा है जो चल ना पाए उसे रोकने के लिए कहना। और डी कह रहा है साथी के बीमार होने पर उनका ध्यान रखना और सबके लिए खाने पीने का इंतजाम करना। और ई कह रहा है रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना। तो ये कह रहा है माउंटेनियरिंग में ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी का उपयुक्त में से चुनाव कीजिए। तो देखिए इसका कौन कौन सा उपयुक्त है। अन्य लोगों को सामान उठाने में मदद करना है, तो बिल्कुल ठीक है, जो कर्तव्य होता है ठीक है। फिर कह रहा है जो चल ना पाए उसे रुकने के लिए कहना। भाई जब चलेगा नहीं तो रुकेगा कहाँ से, तो गलत है। पूरे ग्रुप को आगे चलना ताकि पीछे ग्रुप पीछे चले, ये गलत बात है। साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना और सबके लिए खाने पीने का इंतजाम करना, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। और है रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना, ये भी बात ठीक है। तो ए डी ई, तो ऑप्शन नंबर ए है ए डी ई, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 13 है, उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झांक की और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है तथा इसका अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। कौन व्यक्ति है जो मच्छर के पेट में क्या किया,
बुखार के जांच किया, उसका चेक किया, जांच किया, पता किया कि इसका मतलब है जो मच्छर मलेरिया होता है वो मच्छर के पेट से होता है, मच्छर के काटने से होता है। तो है रोनाल्ड रॉस। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? रोनाल्ड रॉस। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 14। रजत ने अपने मित्र से कहा, मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है। मैं कपकपी, बुखार, सिर दर्द और अंत में पसीना आने के चक्र से गुजरता हूँ। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवाई दी। रजत किस रोग से पीड़ित हो सकता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है मलेरिया, बी है मियादी बुखार, सी अतिसार और डी है हैजा। तो देखिए ये जो बीमार है मलेरिया से है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मलेरिया। ठीक। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 15। अल बरूनी कौन था? तो ऑप्शन नंबर 1, वह एक यात्री था जिसने भारत के लोगों की संस्कृति का अध्ययन करने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा की। ऐसी कोई बात तो नहीं लग रही है, तो ये तो बिल्कुल नहीं है, ठीक ना, गलत है। वह एक कुतुबशाही सुल्तान था। कुतुबशाही सुल्तान तो था नहीं, वो तो उज्बेकिस्तान का यात्री था, ठीक ना। अलबरूनी कहाँ का था? उज्बेकिस्तान का था, ठीक ना। सी वाला वो एक अफगानिस्तान का एक व्यापारी था, ये तो बिल्कुल गलत। तो ऑप्शन बच गया डी, क्या कर रहा है वो? उज्बेकिस्तान का यात्री था। ये बात बिल्कुल सही है। उस जिसने एक किताब लिखी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक है, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 16। रात में जागने वाले जानवर हर चीज को, ऑप्शन नंबर 1, केवल लाल रंग में देख सकते हैं। जो रात में जागता है जानवर और काला और सफ़ेद में सिर्फ देख सकता है, ठीक ना, और किसी चीज़ में नहीं। उसको कोई भी कलर रहेगा वो काला और सफ़ेद दिखाई देगा। तो केवल वाला तो गलत हो गया। हर रंग को देख सकते हैं ऐसा नहीं, केवल काली और सफ़ेद ही देख सकते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। केवल काला और सफ़ेद देख सकता है। जैसे उल्लू जो है ना, रात में जागता है ना, वह किसी भी कलर को काला और सफ़ेद में ही देख सकता है और किसी कलर में वह नहीं, ठीक ना। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 17। हाथियों के झुंड के बारे में सही कथन को चुनिए। ऑप्शन नंबर 1 है हाथियों के झुंड में केवल हथिनियाँ और 14 से 15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। ये तो बात ठीक है। हाथियों के झुंड में हथिनियाँ रहती है और सिर्फ 14 से 15 वर्ष के बच्चे रहते हैं। उसके बाद क्या होता है, बच्चे 15 वर्ष से ऊपर होते हैं तो वो छोड़ करके झुंड को चले जाते हैं। बी है हाथियों के एक झुंड में किसी एक ही परिवार की सदस्य होते हैं। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ एक ही परिवार के नहीं, जो 14 से 15 से छोटे रहेंगे सब रहेंगे, ठीक ना। और सी है झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड के नेता होती है। ये बात तो बिल्कुल सही है। और डी, एक झुंड की हथनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है। ये भी नहीं, सिर्फ 14 से 15 ही हो सकती है, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ए और सी, ठीक ना। ए और सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 18। पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती है, जिन्हें कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए वर्तिकाग्र, बी है परागकोश, सी है पराग और डी है मूलांकुर, ठीक ना। तो देखिए इसका जो सही जवाब क्या होगा बताइए। कह रहा है पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती है। जो पतली पाउडर जैसी रचना होती है ना, पतली होती है पाउडर, इसे लगाने पर लग जाता है, वो क्या होता है, पराग होता है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं जैसे अड़हुल का फूल है तो उसमें क्या होता है, जो फूलों इस तरह लगा होता है, इस तरह हाथ लगाएंगे तो पीला पीला हो जाएगा ना, तो क्या होता है, पराग होता है। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 19। यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद गुजरात जाए तो आपको रेलवे स्टेशन तक अधिकतर बेचने वाले खाने की कौन सी चीज़ें बेचते मिलेंगे।
कह रहा है कि यदि आप रेलगाड़ी से अहमदाबाद गुजरात जाए, ठीक ना, रेलगाड़ी से अब कहीं से भी गुजरात जा रहे हैं तो आपको सबसे ज़्यादा रेलवे स्टेशन पर कौन सी चीज़ अधिकतर खाने वाली मिलेगी? तो देखिए, ढोकला चटनी नींबू वाले चावल, ये ज़्यादा मिलते हैं। तो ढोकला चटनी और नींबू वाले चावल। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 20। पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण है? ऑप्शन नंबर 1 है उनके कान पंखों से ढके होते हैं। बी है उड़ सकते हैं। सी का है पक्षियों की आंखें, जो आंखें होती है वो पुतली घूम नहीं सकती। ये बात तो बिल्कुल सही, घूमेगी नहीं, नहीं घूमती, इसीलिए इधर उधर ऐसे घुमाते हैं। पक्षियों की आंखें छोटी होती है, ऐसी बात नहीं। जो पक्षियों की जो पुतली होती है आंखों की, वो फिक्स होती है, वो घूमती नहीं है। जैसे आदमी घुमा लेता है ना इस तरह ऊपर नीचे, वैसे नहीं घुमा पाते, इसीलिए। अगला देखेंगे 21 क्या है? निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए? तो आप देखिए, आंवला, हरी सब्जी, पत्तेदार सब्जी या गुड़। पहला ही बात सही है, एकदम बिल्कुल है। आंवला खाना चाहिए, पत्तेदार हरी सब्जी खाना चाहिए, गुड़ खाना चाहिए। चावल, चीनी, आंवला तो एकदम नहीं। आंवला खाएंगे लेकिन चीनी और चावल या लिए तो गलत हो गया। यहाँ पर हरीदार सब्जियाँ तो ठीक है, ठीक। संतरा भी खा सकते हैं, लेकिन गेहूँ नहीं, गेहूँ से हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ता है, प्रोटीन होता है उसमें, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन। गुड़, नींबू, मटर नहीं। मटर खा सकते हैं, नींबू की बात है तो वो तो विटामिन देता है, ठीक ना। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 22। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना। बी है विषय को आधारभूत संकल्पों की आधारभूत समझ का विकास। सी है विषय के आधारभूत सिद्धांतों को स्मरण करना। और डी है कक्षा कक्षी अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। तो देखिए, इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? कक्षा कक्षी अधिगम को विद्यालय के बाहर से के जीवन से जोड़ना। ये बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 है उससे शिक्षार्थियों के मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए। बी है उसे काम की दुनिया में प्रवेश करने के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान और कौशल से लैस कराना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है, ठीक ना। और सी है ये सही है, लेकिन यहाँ पर कराए नहीं, तो इस सही कब है? प्राथमिक स्तर के बाद, प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, ठीक ना। तो इसलिए क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये सही है लेकिन क्वेश्चन नहीं पूछा है, इसलिए ये वाला बी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। अगला देख लेते हैं। एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 है अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्नों को शामिल करने के लिए। बी है विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की व्याख्या करने के लिए। सी है चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए। और डी है तकनीकी शब्दावली की सटीक परिभाषाएं उपलब्ध कराने के लिए। तो देखिए, चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 25। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में कविताओं और कहानियों को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1 है शिक्षार्थियों में कल्पनाशील सृजनात्मक योग्यता को बढ़ावा देना। बी है विषय में रुचि का विकास करना, ये भी है। सी है नित्य और एक रस विषय वस्तु में बदलाव करना। और डी है शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना। तो देखिए, कर है कौन सा नहीं है? कर है नित्य और एक रस विषय वस्तु
में बदलाव करना, एक बार एक बैग करना, ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 26। पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठ्यचर्या को बच्चे के प्रति सही, जीवन के प्रति सही और विषय के प्रति सही होना चाहिए। पाठ्यचर्या की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी उपयुक्त आवश्यकता को नहीं पूरा करती है? तो देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है, यह शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देती है। यह नहीं पूरा करती है, बात कर रहा है, ठीक ना। तो ये तो गलत है, ऐसा नहीं होता है। जो गलत है वही सही होगा, ये भी ध्यान रहे। यहाँ क्वेश्चन का है नहीं। और भी है, यह भय एवं पूर्वग्रहों से मुक्त होने के लिए मूल्य को बढ़ावा देती है। ये बात बिल्कुल सही है। यह विषय को एक सामाजिक प्रक्रम के रूप में देखने के लिए शिक्षार्थियों की हेतु आवश्यक है। ये भी बात सही है। और डी है, यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर बल देती है। ये भी बात सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा है नहीं, और ये नहीं जो करता है वही वाला बात सही होता है। कब? अगर निगेटिव क्वेश्चन पूछा होता है नहीं तब। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 27। नलिनी कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को जानवर हमारे साथी प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। प्रकरण को और अधिक रोचक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त होगी? ऑप्शन नंबर ए, शिक्षार्थियों को पाठ्य पुस्तक में जानवरों के दिए गए चित्रों को देखने के लिए कहना। ऐसी बात नहीं है, उसे देखने से थोड़ी ना होगी। बी है, विभिन्न जानवरों के चित्रों को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग। और सी है, विभिन्न जानवरों के चित्रों को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग। हो गया बी। सी कह रहा है विभिन्न जानवरों के चित्रों को श्यामपट्ट पर बनाना। और डी कह रहा है जानवरों तथा उनकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना। जब फिल्म बच्चा देखेगा ना, तो उससे क्या होगा कि वो एकत्रित करके, दिमाग एकत्रित हो जाता है, सिर्फ उसी पर ध्यान रहता है, तो उससे बच्चा जल्दी सीख जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 28। कक्षा 5 की एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में एक खंड को शामिल किया गया। हम क्या समझे? खंड क्या है? खंड का नाम हम क्या समझे, ठीक ना। यह सुझाव दिया गया कि इस खंड में शामिल प्रश्नों के उत्तर का सही या गलत के रूप में आकलन नहीं किया जाएगा। यह परिवर्तन इसलिए किया गया ताकि ऑप्शन नंबर 1, यह आकलन में विषय निष्ठता को कम करता है। और बी है, इस स्तर पर बच्चे सही उत्तर नहीं लिख सकते, ठीक। और सी है, यह आकलन में शिक्षकों की सुविधा बढ़ाता है, ठीक ना। और डी करा यह जानने में कि शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है, सहायता वाली बात। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 29। प्रयोगशाला खोजना, जांच पड़ताल और प्रश्न पूछना पर्यावरण अध्ययन के सक्रिय अधिगम के अनिवार्य तत्व का निर्माण करते हैं। एक शिक्षक खाना जो हमें खाना चाहिए की संकल्पना के बारे में बताने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों की व्यवस्था करता है। उपयुक्त 4 गतिविधियों में से कौन सी सक्रिय अधिगम को संतुष्ट करती है? तो ऑप्शन नंबर 1 है, प्रकरण पर एक वीडियो दिखाता है। बी है, श्यामपट्ट पर उस प्रकार के सभी भोज्य पदार्थों के चित्र बनाता है। और सी है, विभिन्न भोज्य पदार्थों के उदाहरण देता है, प्रत्येक में अनिवार्य तत्व बताता है। और डी का शिक्षार्थियों से कहता है कि सभी संभावित स्रोतों से संबंधित जानकारी एकत्र करें। तो देखिए, तो इसका मतलब है कि वह श्यामपट्ट पर उस प्रकार के सभी राज्यों को चित्र बनवाना, ठीक ना, क्योंकि जांच पड़ताल की बात है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। बी करेक्ट होगा। देखिए भाई, इसमें बी करेक्ट हो जाए।
ठीक है, बी ही होगा, ठीक ना। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 30। कक्षा 4 के विद्यार्थियों को हवा सब जगह है प्रकरण पढ़ाते समय गीतिका निम्नलिखित गतिविधियों को रोकने की योजना बनाती है। उपयुक्त प्रस्तावित गतिविधियों में से कौन सी प्रकरण को प्रभावित तरीके से पढ़ाने के लिए सार्थक नहीं है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है प्रकरण से संबंधित प्रश्न पूछना, बी है शिक्षार्थियों के क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना, और सी है विशिष्ट उदाहरणों से संकल्पना की व्याख्या, और डी है संकल्पना को समझाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग करना। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण कर पर ले जाना, ये सबसे बेहतर होगा, इससे बच्चा बेहतर तरीके से सीखेगा। तो देखिए वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।